हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आज हम दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और ऑन एवरेज जो है हर एक चैप्टर इस चैप्टर से हर साल दो क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, तो टू क्वेश्चंस आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं 8 मार्क्स ऑन एवरेज इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एटॉमिक नंबर 29। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली 29 इलेक्ट्रॉन्स पहले तो आप ढूंढ दो। जैसे कि आप देखो पहले वाले में दो दो चार छः दस, 10 फिर 10 20 और 9, 29 पहले वाले में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 3D9 वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं होता, 4s1 और 3D10 हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा सा याद करना था। याद क्या मतलब, थोड़ा एक्सेप्शन रहता है स्टेबिलिटी पाने के लिए। 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10 हो जाता है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, 4s2 3d9। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कहाँ पे है, 3d10 4s1, ये है देखो 3d10 4s1 वाला। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम विल बी। किसी एटम में ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको पता है एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, और एनर्जी जो होती है वो n+l के बराबर होती है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए n और l आपको किसी भी ऑर्बिटल का निकालना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें 3d 4s 4p 4d 5s है, तो 3d का n+l क्या होगा। n मतलब होता है कौन सा सेल है यानी 3, और l जो है s p d और f। s के लिए l का वैल्यू, l का वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। ठीक है, तो 3 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा यानी 4 इसकी वैल्यू आती है ना। 4s के लिए 4 प्लस 0 यानी 4 ये भी है। ठीक है, अच्छा जब n+l रूल फेल हो जाए, जैसे देखो 3d और 4s की एनर्जी बराबर हो गई, तो हम लिखते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर ये रूल अगर फेल हो जाए उस केस में, पहला वाला, ठीक है, तो पहला वाला रूल अगर फेल हो जाए जहाँ पे एनर्जी बराबर हो जाए, तो उसके बाद हम एनर्जी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एल लगा सकते हैं। यानी यहाँ पे 3d 4s में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 4s की ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा 3d हमने लिख लिया, 4s लिख दिया, 4p भी लिख देते हैं, है ना। 4 प्लस p की वैल्यू कितनी होती है, 1। अच्छा 3d यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, d पे यहाँ 2 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी ये आपको याद रखना है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एल तब होता है जब जब एल पूरी वैल्यू सेम हो जाए, n+l की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अभी तो 3d की वैल्यू है, फिर 4s में 4 आ जाएगा, 4p में 4+1 यानी 5 आ जाएगा, 4d में 4+2 यानी 6 आ जाएगा, और 5s में 5+0 यानी 5 आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा तो 4d है, यानी सबसे आखिरी में 4d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी के हिसाब से बढ़ता है, मतलब सबसे कम वाले में सबसे पहले एनर्जी भरेंगे। सबसे कम कौन है, 4s वाला, तो 4s में सबसे पहले एनर्जी भरी जाएगी। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ये इस तरीके का है ना, देखो बी ऑप्शन। सबसे पहले 4s, 4s के बाद 3d, 3d में 5 है, और 4p, 4p में 5 भी है, 4p में भी 5 है, लेकिन देखो 4 का जो है f यहाँ पे 4 ज्यादा है ना 3 से, 3 से ज्यादा 4 है, तो इसी वजह से एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n लगा दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद 5s फिर 4d। ठीक है, तो आसान ही है। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ। फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। अगर l इक्वल टू 3 है, उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू कितनी हो सकती है, +3 से लेके -3 से लेके +3 तक, है ना, -3 टू +3। यानी कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे ना, जिसकी वैल्यूज होंगी -3 -2 -1 0 1 2 और 3। टोटल 7 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे, और 7 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर हो जाएगा। l = 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, हाँ तो फिर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ ठीक है, तो 14 यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, कितने, किसी एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है टू एल प्लस वन। ठीक है, टू एल प्लस वन, 2 × 2l+1 ये फॉर्मूला होता है, तो यही आंसर होगा आपका। अच्छा, इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4l+2, है ना। तो सेम बात है, 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4l+2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। पांचवा देखो, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज। तो स्फेरिकल नोड क्या क्या मतलब होता है, बेसिकली रेडियल नोड्स को ही स्फेरिकल नोड कहा जाता है। और उसके लिए आपको पहले नोड तो आपको पता है ना, नोड ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वो जगह है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देते हैं, तो वो जगह जहाँ पे प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो। ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं, प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, इसको नोड कहते हैं। नोड दो तरह के होते हैं, नोड दो तरह के होते हैं, रेडियल जिनके हम स्फेरिकल भी कहते हैं, है ना, रेडियल या स्फेरिकल, और दूसरा है एंगुलर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको रेडियल नोड पूछा गया, और रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है, रेडियल जिसको स्फेरिकल भी कहा जाता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। तो ये किसके लिए पूछा गया है, 3p ऑर्बिटल के लिए। अब 3p ऑर्बिटल मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, माइनस, और p के लिए n की वैल्यू 1 होती है, -1, यानी 3 - 2 1 हो गया। तो यहाँ पे रेडियल नोड की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। 6 देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2+। तो नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, है ना, 2,5 होता है, और ये ऐसा भरा होगा 1s2। अच्छा, इसको उस तरीके से को 1s2, 2s2, 2p3, है ना, 5 2 7, हाँ। तो ये हो गए, अब 2 प्लस हो जाएगा, मतलब दो निकाल दो, 2 प्लस मतलब 2 निकाल दो, दो इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है, तभी तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दो इलेक्ट्रॉन्स आपका पी ऑर्बिटल से निकल जाएगा। तो पी ऑर्बिटल में पहले इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, अब हो गया 2p1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2+, है ना। 1s2 तो इस तरीके से रहेगा, इसको हटा दो, 1s2 ऐसा रहेगा, 1s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2p ऑर्बिटल। तो अब 2p में एक ही बचा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 7th देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैल्शियम किसके पास आता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो हीलियम के बाद तो नहीं आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम लिथियम, नियॉन के बाद आता है ना। तो नियॉन 10 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है ना, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का। हाँ, 20 होता है, तो ये आर्गन के बाद आना चाहिए, है ना, आर्गन 18 होता है, तो यहाँ नियॉन नहीं, हम आर्गन लिखेंगे। आर्गन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हमने बेसिकली आर्गन लिख के हमने 18 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब इसके जस्ट बाद हमारा पास 4s2 आ जाएगा, है ना, 18 और 2 20, तो ये हमारा यानी आर्गन 4s2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। तो देखो हमें दे रखा है n=3, मतलब थर्ड ऑर्बिटल में। ठीक है, l=2, तो l=2 क्या होता है, d के लिए होता है ना, d सबसेल के लिए l=2 होता है, इससे हमें पता चल गया। अब d के लिए l=2 है, तो m की वैल्यू कितनी हो सकती है आपको, +2 से लेके -2 तक, यानी +2 मतलब -2 से लेके +2 तक, -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल होंगे, हम मान लेते हैं, सबके लिए एक एक वैल्यू आ जाएगी, है ना।
अब m की वैल्यू दे रखी है +2, मतलब कोई एक वैल्यू यानी +2 मतलब ये वाला ऑर्बिटल कंफर्म हो गया। ठीक है। अब ऐसा कंफर्म नहीं है कि +2 मतलब यही वाला ऑर्बिटल, लेकिन किसी एक ही ऑर्बिटल के लिए +2 यूज होगा, है ना। चाहे इसके लिए आप कह लो, चाहे आप कह लो कि +2 जो है हम इसको देंगे, इस वाले को देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही ऑर्बिटल के लिए ये यूज होगा। तो ओवरऑल ये अगर तीन वैल्यू हमें दे रखी है, m की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम एक ही ऑर्बिटल उससे डिफाइन कर सकते हैं, ए ऑर्बिटल, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। 9th पे आ जाओ। In a given atom number, no two electrons can have same values for all four quantum number। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। एक एटम में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, या फिर एक एटम में चार जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दोनों बात पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से समझाई जा सकती है। 10 देख लो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फोर क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है n+l पे, है ना। एनर्जी जो है जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है उस हिसाब से उसकी ऑर्बिटल उसकी एनर्जी भी रहती है। जैसे वो मतलब n+l के हिसाब से आप देख लो, ऑर्बिटल जिस ऑर्बिटल का n+l ज्यादा होगा, उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है। तो n+l ही कर लेना, आपको यहाँ पे करना है बेसिकली। अच्छा, 3 2 5 हो जाएगा, इसका n+l 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 है, और इसका भी 5 है। तो 6 यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे ये वैसे तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होती है, लेकिन जैसे एनर्जी ऑर्बिटल की ज़्यादा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहने के लिए उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ऑर्बिटल की एनर्जी आप इससे निकाल सकते हो, या इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अगर हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी भी एनर्जी हाई रहेगी। ठीक है। 11 आ जाओ। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय। तो ओरिएंटेशन किससे से होगा, ये कौन डिसाइड करता है आपका? तो प्रिंसिपल तो एनर्जी डिसाइड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये भी नहीं डिसाइड करता, स्पिन को ये डी वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, यही आपका ओरिएंटेशन, मतलब किस एंगल पे रहेगा या फिर किस एक्सिस पे रहेगा ऑर्बिटल, वो डिसाइड करता है। ठीक है। आपको यहाँ पे चारों पता होने चाहिए, है ना। जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जिसके मतलब एन से शो करते हैं, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एनर्जी डिसाइड करता है। वैसे n+l डिसाइड करते हैं, लेकिन n बहुत ही मेन होता है उसमें। जो l होता है ये शेप डिसाइड करता है। ठीक है, शेप। और जो स्पिन होता है, s होता है, ये स्पिन डिसाइड करता है कि किधर घूम रहा है ना। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है m, ये डिसाइड करता है ओरिएंटेशन को। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। ठीक है। 12 पे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। कौन सा नहीं पॉसिबल है? तो n की वैल्यू अगर 3 है तो l की 0 हो सकती है, बिल्कुल। l 0 है तो m 0 भी होगा, s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पहला पॉसिबल है। ठीक है। देखो, नॉट पॉसिबल पूछा गया है, तो इसमें पहला है यानी पहला पॉसिबल है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन देखो, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, l की वैल्यू हमेशा n से एक कम होती है। ठीक है। तो जो l की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो n की वैल्यू से एक कम होती है। ठीक है। आप ऐसे लिखते हो, है ना, l=n-1। ठीक। तो ये सेकंड वाला नहीं पॉसिबल। थर्ड की बात कर लेते हैं। अगर ये 4 है तो ये 3 हो सकता है। m की वैल्यू -2 हो सकती है, बिल्कुल, -3 से +3 तक जाता है, तो -2 हो सकती है, ये भी सही है। माइनस प्लस स्पिन क्वांटम नंबर हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। चौथा देखो, 1 के लिए 0 हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर 0 है l की वैल्यू, तो m की वैल्यू 0 तक ही रहेगी, सीमित, है ना। ये भी गलत है, 4 भी नहीं हो सकता है। तो 4, ये देखो डी वाले में 4 है, तो 4 भी नहीं हो सकता, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। पांचवा भी देख लो, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, बिल्कुल। m की वैल्यू जो है वो 3 नहीं हो सकती, है ना। m की वैल्यू जो है वो 3 नहीं हो सकती, पांचवा भी नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो गया है? अच्छा, नॉट पॉसिबल पूछा गया, जो जो नहीं हो सकता है, हाँ, पांचवा भी नहीं पॉसिबल, है ना। हमने पॉसिबल वाले पे आ गए थे, इसको सही करते हैं थोड़ा। चौथा जो है ये नहीं पॉसिबल, और पांचवा भी नहीं पॉसिबल, तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पे, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बी ऑप्शन ही सही होगा हमारा। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही है, आपको पता है एल की वैल्यू एम से एक कम होनी चाहिए। जो हमारी एम की वैल्यू होती है वो -l से लेके +l तक होती है। यही तो तीन बातें आपको याद है तो हो जाएगा। 13 देख लो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वही फिर से आपको पता करना है। एन 5 है तो एल की वैल्यू 3 हो सकती है, बिल्कुल है ना, जरूरी नहीं है कि एल की वैल्यू 4 ही होगी, है ना, 4 3 2 1। अगर एन 5 है, अगर एन 5 है तो एल की वैल्यू 4 3 2 1 चारों हो सकती है, ठीक है। तो एम की वैल्यू 5 के लिए एल 3 हो सकता है, एम 0 हो सकता है, बिल्कुल एस भी हो सकता है, ये सही है। कौन सा है, नॉट पॉसिबल पूछा गया, ठीक है। एन 3 है तो एल 2 हो सकता है, एम की वैल्यू -3, ये गलत हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही है ना। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू -2 से +2 तक भी होगी। ये वाला भी सही हो जाएगा, सी वाला भी और डी वाला भी सही होगा, ठीक। 14 क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। तो फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब एन की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, ठीक है। अच्छा सॉरी 4 दे रखी है, एन की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है। तो 4 अगर इसमें है तो इसमें आपको पता चलना चाहिए कि इसमें चारों सबसेल होंगी, यानी एस सबसेल भी होगी, पी भी होगी, डी भी होगी और एफ भी होगी, ठीक है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि अगर ऑर्बिटल्स आपको निकालने हैं और एन आपको दे रखा है तो एन स्क्वायर कर दो, यानी 4 हमारे दे रखा है ना, फोर्थ एनर्जी, तो एन इक्वल टू 4 दे रखा है, यानी 4 स्क्वायर कर दो, 16 ऑर्बिटल आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रटो ना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लो तो आपको तुरंत आ जाएगा। अगर एन इक्वल टू 4 है तो इसमें एस पी डी एफ चारों सबसेल होंगी। एस में पता है आपको सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में 7, हाँ 7 होता है। अब आप ऐड करो, आपको 16 आना चाहिए, तो 7 3 10 और 5 1 6, हाँ 10 7 16, मतलब 10 6 16, ठीक है। तो 16 आपका ऑर्बिटल वैसे भी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐड करने पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 15 देखो, इफ n इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो अगर n इक्वल टू 6 है तो किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, फिर उसके बाद एस के बाद पी है ना, 2p से शुरू होता है, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। फिर डी 3 से शुरू होता है ना, 3d 4d 5d और 6d, फिर एफ होता है सिर्फ 4f और 5f, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो अच्छे से आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप ऐसे सीधी लाइनें खींच दो, इधर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे लाइनें खींच दो, ऐसे, फिर ऐसे, और उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ये लाइन। अब तुम देखो, पहले का एन इक्वल टू 6, यानी 6s हमारे पास है। अगर n इक्वल टू 6 है तो सबसे पहले s सबसेल में हम भरेंगे और 6s आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये यहाँ पे हैं हम 6s, तो 6s के बाद आपको यहाँ पीछे आना पड़ेगा, 4f 5d और 6p भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 6s के बाद भरेगा 4f, फिर 5d, फिर 6p, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर इसको ns लिख दिए तो 6 को p को भी हम ns लिखेंगे, है ना, और 4f यानी n-2f लिखेंगे, और 5d यानी n-1d लिखेंगे, ठीक है। n यहाँ पे क्या है 6, तो ns n-2f इसी सीक्वेंस में भरा जाएगा, ns n-2f n-1d और फिर उसके बाद ns np, है ना, ये p रहेगा np। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 पे आ जाओ, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीटी गैलेडोनियम का एटॉमिक नंबर 64 है। अब ये पूछ लिया गया था तो इसी वजह से ये फेमस भी है क्वेश्चन, लेकिन इसको देख के मतलब याद ना करने लग जाना कई सारे, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा इसको याद कर लेना, तो इसका होता है जेनॉन, नोबल गैस होती है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा आपका इसका पीछे होगा, फिर उसके बाद 4f7 5d1 और 6s2। अब क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसी वजह से मुझे भी याद है, नहीं तो मुझे भी नहीं याद था, ठीक है। ये तो इसको बैठ के रटने ना लगना कि गैडोलिनियम गैडोलिनियम का आ गया है तो और भी सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 17 आ जाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल विथ एल इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 4। एन की वैल्यू 4 दे रखी है और एल की वैल्यू हमारी 3 दे रखी है, तो एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, -3 से +3 तक, ठीक है। यानी 7 ऑर्बिटल टोटल होंगे, है ना, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर सब, अच्छा क्या पूछा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल विथ इतने, तो 7 ऑर्बिटल होंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछा गया है ना। 18 देखो, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम इज एटम जिंक जेड इक्वल टू 37। तो जेड इक्वल टू 37 जो है इसके लिए क्वांटम नंबर आपको बताना पड़ेगा। तो 37 का वो कर लो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, है ना। क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d 4s2 3d10। देखो कितना होगा, 6 4 10, फिर 6 4 10 10 10 10 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 7 और भरने भरने हैं इसके आगे। तो इसके बाद 4p आता है, 4p और फिर 5s आता है। तो 7 यानी एक यहाँ पे रहेगा, है ना। यही होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या लिखना है, क्वांटम नंबर चारों लिखने हैं। तो ये हमारा 5s है, यानी n की वैल्यू 5 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है और अगर l 0 है तो m भी 0 है। s जो है वो आप प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, प्लस माइनस हाफ, है ना, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है। तो ये हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 500 हाफ, 500 हाफ यानी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 19 आ जाओ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों में अंतर होता है। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये दोनों अलग होते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल, एल प्लस वन, ठीक है, और एच अपॉन 2 पाई। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो पी इलेक्ट्रॉन, किसी भी पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अंडर रूट 1 इंटू 1 + 1 एच अपॉन 2 पाई, यानी कि अंडर रूट ये 1 ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 2। अच्छा, इसको अगर ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी अंडर रूट 2 से, अगर नीचे भी अंडर रूट 2 से, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो एच अपॉन अंडर रूट 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे ये होता है एक्चुअली, ये वाला अंडर रूट 2 ये वाला मल्टीप्लाई होकर 2 बना देता है, तो इससे इन दोनों से ये 2 कट जाता है। तो हमारे पास ये h बचता है, ये वाला h बचता है और ये वाला अंडर रूट 2 बचता है, ठीक है, अंडर रूट 2। तो वही एच अपॉन अंडर रूट 2 पाई, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो है याद करना, ठीक है। 20 देख लो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। n 3 दे रखा है, l 1 है और m की वैल्यू -1 है। अगर m की वैल्यू दे रखी है, देखो n की वैल्यू 3 है मतलब तीसरे शेल में है, l की वैल्यू 1 है मतलब p ऑर्बिटल है, p में आपके पास 3 होते हैं, है ना। अच्छा, m की वैल्यू p में आपको 3 होते हैं टोटल, मतलब ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, -1 0 और +1। तो यहाँ पे अगर m की वैल्यू -1 दे रखी है तो मतलब किसी एक ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, किसी एक ऑर्बिटल के लिए वो बात हो रही है, ठीक। क्योंकि आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि यही वाला -1 है, ये 0 है, ये +1 है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाला -1 है, ये 0 है, ये +1 है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल किसी एक ऑर्बिटल की यहाँ बात हो रही है। आप कह सकते हो कि अगर हमने -1 इसको असाइन किया तो इस ऑर्बिटल की, यानी आप कह सकते हो कि ये इस वाले ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो एक ही ऑर्बिटल आपको यहाँ पे मिल पाएगा इस क्वांटम नंबर के लिए। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, एक ऑर्बिटल मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, ठीक है। 20 कौन सा है ये, 21। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो अच्छा, ये तो फिर से आ गया क्या, फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू, अच्छा फिर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है ना, n इक्वल टू 3 दे रखा है, l 1 दे रखा है और m l, जिसको m भी कहते हैं, वो हमारा 0 दे रखा है। तो अगेन इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया, देखो मैंने कहा था क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है। l की वैल्यू मतलब p है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक को आप -1 कहते हैं, एक को 0, एक को +1 कहते हैं। अगर m इक्वल टू 0 यानी इस वाले ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो एक ही ऑर्बिटल ऐसा हो सकता है जिससे ये एसोसिएशन हो सकती है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछले में हमारा आंसर 2 आया था क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ, देखो इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, ठीक है। तो क्या पूछा गया है ये ध्यान देना, ठीक है। 22 हो गया, 21 हो गया, 22 पे आओ। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो स्पिन क्वांटम नंबर, अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो बाकी सारी क्वांटम नंबर सेम हो गया, है ना। मैग्नेटिक, प्रिंसिपल, एजीमुथल सब सेम होगा।
सिर्फ स्पिन उनका अपोजिट होगा, तो स्पिन से आप उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, 22 हो गया। 23 पे आओ। Which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium? अब चाहे यहाँ पे टाइटेनियम एटम हो चाहे जिसका एटम हो, मतलब एनर्जी तो हमारी वही फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल। अगर एन सेम हो जाए तो सॉरी, एन प्लस एल सेम हो जाए तो एन के प्रोपोर्शनल। ठीक है, एन प्लस एल। तो हमें टाइटेनियम है या कौन सा एटम है इससे कोई मतलब नहीं, एन प्लस एल के हिसाब से देख लो। 4s का एन प्लस एल एन 4 है, 0 यानी 4 आ गया। 3s का 3 प्लस 0 यानी 3 आ गया। ठीक है, 3p का 3 प्लस 1 यानी 4 आ गया। अब 3s और 4p, 4s और 3p में कौन ज्यादा होगा? 4s ज्यादा होगा, क्योंकि n यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, जब भी n प्लस एल सेम हो जाता है तो n से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, 3d में 3 प्लस d की वैल्यू 2 होती है, तो 5 आ गया। सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा 3d। ठीक है, तो सबसे आगे 3d आएगा। अच्छा, सबसे छोटा कौन है? 3s, तो सबसे पहले 3s भरा जाएगा। तो ये तो गलत है, सबसे पहले 3s भरा जाएगा। और सबसे आखिरी में भरा जाएगा 3d, तो ये भी गलत है। ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। 3s के बाद कौन सा भरा जाएगा? हमारा 3p और 4s में से 3p पहले भरा जाएगा, इसकी एनर्जी कम होगी। जो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा है ना, 4s की एनर्जी ज्यादा है तो इसके बाद में भरेंगे। 3p की एनर्जी कम है तो इसको पहले भरेंगे, यानी 3s के बाद 3p, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आसान था। 24 पे आ जाओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1? तो अगर n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 1 है, यानी p ऑर्बिटल है, p सबसेल है, और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच एल इक्वल टू सिर्फ 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल के लिए एल इक्वल टू 1 कहा जा सकता है ना। एम से डिफाइन होता है, अगर एम इक्वल टू दे रखा होता कुछ तो हम डिफाइन कर सकते थे किसी एक ऑर्बिटल के लिए, है ना। लेकिन एल इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यानी पी सबसेल है हमारी, और उसमें 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 देख लो। Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? अब देखो यहाँ पे d orbitals दो तरह के होते हैं, एक्सियल होते हैं और एक क्या कहते हैं, प्लेनर होते हैं, या फिर इक्वेटोरियल, है ना, ऐसा कुछ नाम दिया जाता है। तो 5 होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस, पहले नॉर्मल आ जाए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब देखो ये एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है, और ये जेड एक्स प्लेन में। ठीक है, तो ये क्या है? सारे प्लेनर है, ये प्लेन के अलॉन्ग है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों जो हैं ये एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये एक्सियल कहलाएंगे। ये एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, along axis, because they are along axis, तो ये एक्सियल हो जाएंगे। which of the following d orbitals will have electron density along the axis? अब पूछा गया एक्सिस के अलॉन्ग किसके होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वही डी एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, लेकिन यही होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 26 देखते हैं, थोड़ा इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है? विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बताना है। तो पहला स्टेटमेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये तो हमने नहीं पढ़ रखा है, लेकिन अभी देख लेंगे। ठीक है, बाकी के स्टेटमेंट देखते हैं। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। सही है, हाफ और फुल फील्ड ज्यादा अच्छे से होते हैं क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है और सिमेट्री होती है ना। सी वाला ऑप्शन देखो, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ये गलत है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन गलत है, याद रखना। फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम जो है, हाइड्रोजन और उनके हाइड्रोजन के जैसे जो एटम्स होते हैं उनके लिए जो है एन मायने नहीं करता है। ठीक है, उनके लिए एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं 2s, तो 2s की एनर्जी 2p के बराबर होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लिख दें 3s, 3s की एनर्जी 3p के बराबर होगी और 3d के भी बराबर होगी। ऐसे अगर हम लिख दें 4s, तो 4s 4p, है ना, 4d, इन तीनों की 4f, चारों की एनर्जी बराबर होगी। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होता है कि सिर्फ हमें देखना होता है एन की वैल्यू। ठीक है, सिर्फ एन मैटर करता है, एल हमारे यहाँ मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे दिखा है कि देखो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल कम है एनर्जी ऑफ 2p के कंपैरिजन में, गलत है। दोनों की एनर्जी बराबर है कि किस केस में, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चौथा देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी,
वेयर एम इज मास और वी इज ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सही है। ठीक है, तो डी वाला भी सही है। अच्छा, ए जो है वो गलत तो है नहीं, है ना, तो फिर कैसे आता है ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जो हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर रखा है वो ये है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी, है ना, और इंटू डेल्टा एक्स हम अभी इक्वल टू लगा देते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू को सिर्फ इक्वल टू लगा देते हैं, एच अपॉन 4 पाई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एम इंटू डेल्टा वी हो गया। अब ये बताओ, आपको एक चीज पता है कि एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू ए डी टी, है ना, या ए डेल्टा टी, है ना, डेल्टा ए डेल्टा टी। तो डेल्टा वी को हम क्या लिख दे रहे हैं, एम इंटू ए, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेल्टा वी की जगह डेल्टा टी। ठीक है, या डेल्टा वी को हमने लिख दिया ए डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अच्छा, एम ए जो होता है ये क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन हमने हटा दिया यहाँ से, है ना। अब यहाँ पे देखो एफ और डेल्टा एक्स जो होता है, एफ डेल्टा एस बेसिकली ये वर्क डन होता है, और वर्क डन जो होता है एफ डेल्टा एस, इसको इस तरह लिखते हैं, एफ डेल्टा एक्स डेल्टा टी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। वर्क डन जो होता है एफ डेल्टा एक्स बेसिकली क्या होता है, एक जगह से वर्क डन फिर दूसरी जगह तक गया, उसके लिए वर्क डन। तो चेंज इन वर्क डन जो होता है यही एनर्जी होती है ना। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। तो एफ डेल्टा एक्स जो है इसी को हम एनर्जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे इक्वल टू की जगह आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो, है ना। तो सॉल्व करने के लिए हमने वहां पे इक्वल टू लिख दिया था, तो ये आपका यहाँ से आ जाता है। ठीक है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो 26 हो गया। 27 देखो, 27 विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत पूछा गया है। ये देखो, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला बताया था ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का अंडर रूट एल, एल प्लस वन एच अपॉन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है, एस, और एस करिए एल की वैल्यू 0 होती है, अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर सही है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। An orbital is designated by 3 quantum number while an electron in an atom is designated by 4 quantum number, बिल्कुल सही है। अगर आपको n, l और m पता चल जाए तो आप किसके पास तक पहुंच जाओगे, ऑर्बिटल के पास तक, और फिर s पता चल जाए तो आप इलेक्ट्रॉन तक पास पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर सी देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज, तो n का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे देखो 2p3 में एक ऊपर किया है, दूसरा ऊपर, तीसरा नीचे, ये तरीका गलत है। यहाँ पे हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी गलत हो रहा है। ठीक है, तो हुन्स रूल जो है ये वायलेट हो रहा है यहाँ पे, वायलेटेड। ठीक है, फिर भी हम चौथा पहले पढ़ देते हैं, द वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0। तो m की वैल्यू जो है वो डी जेड स्क्वायर के लिए 0 है। अब इसका हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको हमें एक बार देखना पड़ेगा जरा। तो हम जरा आपके सामने ही सर्च कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर, वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ तो दे रखा है 0 ही होता है ना, क्योंकि अपने एनसीईआरटी में ये चीज कहीं नहीं दे रखी है। ठीक है, जैसे अगर हम बायजूस को देखें तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिए हैं। वैसे यहाँ पे साफ इन्होंने बता रखा है, देखो, वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज 0, है ना। एडूरेव का देख लेते हैं, एडूरेव ने भी देखो यही कहा है। अच्छा, इन्होंने ये पेड अकाउंट, सॉरी लेकिन यहाँ पे तो लिखा है सामने, है ना, तो लिखा हुआ है फॉर डी जेड स्क्वायर द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो ये हम मान लेते हैं यहाँ से, तो ये डी ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, तो सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, और सी गलत क्यों हो गया, है ना, सी वाला गलत क्यों हो गया, क्योंकि हुन्स रूल वायलेट हो गया है। ठीक है, तो 27 हो गया। 28 देखो, 4d 5p 5f and 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy, the correct option is,
तो इनको डिक्रीजिंग एनर्जी यानी 4d का एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पहले 4 प्लस डी के लिए कितना होता है 2 होता है यानी 6, 5p का 5 प्लस 1 ये भी 6 हो गया है ना, और 5f का 5 प्लस 3 ये 8 हो गया, सबसे ज़्यादा यही होगा। 6p का 6 प्लस p के लिए 1 है ना, तो 7 हो गया। तो सबसे ज़्यादा के हिसाब से देखें, पहले सबसे ज़्यादा एफ 5f का होगा, तो ये तो कंफर्म हो गया 5, ये तो नहीं होगा है ना, 5f का सबसे ज़्यादा होगा, तो ए और बी में से हो सकता है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 6p आएगा जिसका 7 है, तो 6p दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप देखो 4d और 5p के लिए 6 और 6 है, लेकिन इसके लिए n ज़्यादा है ना 5p के लिए, तो तीसरे नंबर पे 5p की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो तीसरे नंबर पे 5p की, फिर आखिरी में 4d की, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, ठीक है। 29 ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड, 3 एंगुलर नोड और 3 टोटल नोड। तो देखो अब यहाँ पे टोटल नोड का फॉर्मूला जो होता है वो n-1 होता है, ठीक है। इसमें से एंगुलर जो है नोड का फॉर्मूला जो होता है वो l के बराबर होता है। रेडियल या फिर जिसे आप स्फेरिकल नोड कहते हैं, इसके फॉर्मूला होता है n-l-1। तो सामने आप तीनों चीज मैंने लिख दी कि कैसे टोटल निकालते हैं, कैसे एंगुलर निकालते हैं, कैसे रेडियल। क्या पूछा गया है देख लो, क्या पूछा गया है देख लो। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड और 3 टोटल नोड, जिसमें 3 एंगुलर नोड हो 3 टोटल नोड भी हो, ठीक है। तो एंगुलर 3 होने चाहिए, पहले देख लेते हैं किसमें 3 एंगुलर है। तो 5p में अगर देखो 5p के लिए अगर देखो तो n की वैल्यू कितनी है 5, माइनस l की वैल्यू p के लिए 1 और -1, यानी 3 आंसर तो सही है। 3d के लिए देखो तो 3d का तो नहीं होगा, कंफर्म है। 3d के लिए n की वैल्यू 3 है, माइनस d जो है उसके लिए l की वैल्यू 2 होती है ना, हाँ 2 होती है, फिर -1 ये 0 आ जाएगा, तो 3d तो कंफर्म है नहीं होगा। 4f के लिए देखो, 4f रेडियल नोट्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी n-l-1, n जो है 4 है, माइनस l की वैल्यू यहाँ पे f के लिए 3 हो जाती है, फिर -1, तो ये भी नहीं आएगा, 3 तो नहीं आएगा ना, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा ये भी, है ना। और 6 तो ये भी नहीं होगा, 4 भी। 6d के लिए देखो तो 6 माइनस डी का कितना होता है 2 होता है, -1, तो 6 माइनस 3 ये भी 3 आ गया, तो हमारे पास ये तो दोनों कंफर्म है नहीं होंगे, ये 6d और 5p हो सकता है। अब इसमें देखो एंगुलर हमने निकाल दिया है ना, नहीं हमने रेडियल निकाल दिया हमने गलत कर दिया, हमने रेडियल निकाल दिया, यहाँ एंगुलर पूछा है। एंगुलर एल के बराबर होता है, और एल जो देखो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है ना, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए 3 होती है। तो 4f की बात करें, एफ के लिए जो हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी, एंगुलर नोड की वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। टोटल नोड भी 3 होगा, 4f में टोटल नोड भी 3 होंगे, सही बात है। देखो इसको इरेज करते हैं यार, एक सेकंड, है ना, एक चीज हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये किसकी बात हुई थी 60 की, है ना। देखो 4f की बात करते हैं, 4f ही हमारा सही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि f के लिए l की वैल्यू जो है वो 3 होती है, तो टोटल 3 एंगुलर नोड्स हो जाए, साथ में 4f में और कोई नोड है ही नहीं, ये देखो 4f में दूसरा यानी रेडियल नोड है ही नहीं, ठीक है, तो हम फालतू मेहनत कर रहे थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का। 30 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बोर का मॉडल जो था उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है जो बोर के अकॉर्डिंग दिया गया था। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, ये तो सही बात है ना। तो क्या ये बोहर ने बताया था, अभी देखते हैं, दूसरा पढ़ो। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज लोवेस्ट एनर्जी, है ना, ये तो सही है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सही है। The position and velocity of electrons in the orbit cannot be determined simultaneously, ये तो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, तो ये तो बोर ने नहीं बताया था, तो डी ऑप्शन सही है, ये भी सही होगा, है ना। एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटाइज्ड होती है, जो आपने देखा था एंगुलर मोमेंटम जैसे क्वांटाइज होता है वैसे एनर्जी भी क्वांटाइज होता है ना, या फिर पहले में रहेगा या दूसरे में रहेगा या तीसरे में रहेगा। बीच में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जाता है, मतलब जाता है या फिर उधर चला जाएगा या फिर वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये तो बोर ने नहीं दिया था सर्टेनिटी।
प्रिंसिपल। 31 देखो क्वेश्चन। द अनसर्टेनिटी in momentum of an electron is 1 into 10 की पावर -5 kg मीटर पर सेकेंड। अनसर्टेनिटी एंड पोजिशन विल बी। तो हमें जो फॉर्मूला है वो यही है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। तो डेल्टा पी हमें दे रखा है, ठीक है, 1.1 इंटू 10 की पावर -5 केजी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे यूनिट भी देख लो एकदम सही दे रखी है, एसआई यूनिट है, उसको कुछ चेंज नहीं करना। तो डेल्टा एक्स हमें निकालना ही है इंटू यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर 5 को हम डायरेक्ट 10 की पावर -5 लिख देते हैं, ठीक है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच की वैल्यू है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं लिया, 6.62 को हम 6.6 लेके चलते, लेकिन एक्चुअली देखो आंसर्स बहुत पास पास हैं, है ना। जैसे ए ऑप्शन देखो 5.27 है, और डी देखो 5.25 है ना, और सी देखो 1.05 1.05, तो बहुत पास पास आंसर होते हैं। तो हमें एक्यूरेट आंसर निकालना पड़ता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पूरा एकदम एक्यूरेट लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स 10 की पावर -5 हम उधर भेज देते हैं, तो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। काट पीट करते हैं, तो 4 से इसको काट देते हैं, 4 से नहीं 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 पॉइंट, 2 3 जा 6 2 1 जा 2, है ना, 3.31 आ गया। ये डेसिमल उड़ा देते हैं, ये और ये वाला डेसिमल उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 331 अपॉन 2 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -5 और 10 की पावर -34 कटेगा, तो 10 की पावर कितना बचेगा, 34 में से 5 जब माइनस होगा 29 बचेगा, -29, ठीक है। तो ये हो जाएगा 331 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 628 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -29। अब यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 331 डिवाइडेड बाई 628, 331 डिवाइडेड बाई 628 कितना हुआ, 0.527, है ना। तो ये हो गया 0.527 इंटू 10 की पावर -29, ठीक है। तो यही आंसर होगा हमारा। लेकिन देखो यहाँ पे डेसिमल इन्होंने क्या किया, इस साइड लाया है, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5.27 इंटू 10 की पावर -30, ठीक है। जब आप डेसिमल राइट साइड में लाएंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, है ना। 32 देखो। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विथ मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना, या एच अपॉन एम वी। मोमेंटम होता है, एम वी आप लिख सकते हो, है ना। तो मास और वेलोसिटी दोनों दे रखी है। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, है ना, 10 की पावर -34 अपॉन मास दे रखा है 1 ग्राम। अब देखो 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को हम 10 की पावर -3 केजी लिखेंगे, है ना, क्योंकि किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा आपको, एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा, इंटू 100, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व करना है, बस आपको 100 से ये मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर -1 बचेगा, -1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +1 हो जाएगा, तो 34 की जगह 33 हो जाएगा, यानी 6.6 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 33 वाला। तो 33 में यही सी ऑप्शन सही है, 6.63 इंटू 10 की पावर -33, ठीक है। 6.63 इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने एच की वैल्यू 6.63 दी होगी, ठीक है। 33 देखो। A 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकंड, एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वही फॉर्मूला हमारा एच अपॉन एम वी लगेगा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू एच की वैल्यू है हमारे पास 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है, और मास हमें दे रखा है 0.66 kg इंटू वेलोसिटी दे रखी है 100, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, देखो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 ऐसे रहने देते हैं, और 100 में से 10 जो है उसको 6.66 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6.6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 10 बचेगा हमारे पास। तो ये और ये हमारा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब ये 10 ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -35 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
टेन की पावर माइनस 35। अच्छा, इसी को आप 1 × 10 की पावर माइनस 35 ले, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसी को आप 1 × 10 की पावर माइनस 35 ले सकते हो, ठीक है। 33 देखो, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। तो हमने क्या पढ़ रखा है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। अब बोला गया है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम दोनों इक्वल है, तो हमें वेलोसिटी बताना है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स को डेल्टा पी के ही बराबर कर देते हैं, और यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह हम लिख देते हैं डेल्टा पी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेल्टा पी लिख देते हैं, डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आगे फिर यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डेल्टा पी का स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा पी को हम चेंज कर देते हैं एम डेल्टा वी में, डेल्टा वी ही हमें पूछा गया है, इक्वल टू, अच्छा ये जो 4 है अपना, ये हम क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो 4 जो है वो बाहर 1/2 हो जाएगा ये, है ना। 4 जो है इसका अंडर रूट कर देंगे, बाहर आ जाएगा, और अब अंडर रूट एच अपॉन पाई बचेगा अंदर। एम इधर लिए जाओ तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई, ये सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। 34 देखो, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट इज गिवन बाई, ठीक है। गिवन दैट बोर्स रेडियस ए नॉट इज 552.9 पिकोमीटर, ठीक है। पीएम मतलब पिकोमीटर। तो यहाँ पे देखो क्या रखा है, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, एच इक्वल टू, सॉरी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, है ना। लेकिन ना हमें मास पता है ना वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम एक दूसरे फॉर्मूला का मतलब सहारा लेंगे। आपको पता है किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी सेल के लिए एक एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है ना, जिसको हम लिखते हैं एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बोर्ड ने बताया था ना। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे। अब देखो, एम वी हम अलग लिख लेते हैं, एम वी हम ऐसे लिख लेते हैं, आर की वैल्यू अभी हम रख देंगे इक्वल टू, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, इंटू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, एच अपॉन पाई इधर बचेगा, एम वी आप इधर लिए जाइए, ठीक है। तो आर जो है, आर इंटू पाई इक्वल टू, पाई हम इधर ले गए, एम वी इधर ले आए, एच अपॉन एम वी, और ये एच अपॉन एम वी जो है यही हमारा लैम्डा है। तो यहाँ से हमारे पास सामने आ गया आपके कि एच अपॉन एम वी यही तो लैम्डा है, तो यहाँ से हमें देखो आ गया लैम्डा इक्वल टू पाई इंटू आर। तो पाई की वैल्यू 3.14। अब यहाँ आर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आर की वैल्यू यहाँ पे ए नॉट दे रखी है 52.9, लेकिन ये पहले रेडियस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, ये पिकोमीटर में है फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला अगर आप निकालते हैं आर का फॉर्मूला, तो 0.53 होता है, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, ये होता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। आपको सिर्फ एंगस्ट्रॉम वाला याद रखना है, ठीक है। पिकोमीटर वाला इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पिकोमीटर दे रखा है, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंगस्ट्रॉम वाला हर जगह यूज होता है, पिकोमीटर बहुत कम आता है, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम में फॉर्मूला होता है, ये हमारा जो हमने लिखा है 52.9, एक्चुअली यही 0.529 होता है, उसको हम क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेट करके 0.53 कह देते हैं, ठीक है। तो 52.5 एन स्क्वायर बाई जेड, ये पिकोमीटर आ गया, ठीक। तो यही सॉल्व करना है आपको, 3.14 इंटू 52.9 इंटू एन, मतलब यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, और जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ सिर्फ 4 लिख देते हैं, है ना। जेड क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको 1 आ जाएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है आपको, आंसर आ जाएगा। तो देखो थोड़ा हम अप्रोक्सीमेट करके निकाल लेते हैं, फिर आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो ये 52.9 है, जिसको हम इसको 53 मान लेते हैं, और 3.14 को 3 ही मान लेते हैं। तो 3 4 जा 12, 53 को हम 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 3 जा 12 3 जा 36, है ना, और 12 5 जा 12, हाँ 12 5 60, है ना। तो 363। तो आंसर तो गलत आ रहा है ना। रुको, अप्रोक्सीमेटली पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ गलत कर रहा है हमने कैलकुलेटर का यूज करके।
3.14 इंटू 52.9 इंटू 4। नहीं, आंसर तो सही आ रहा, लगभग 664 आना चाहिए, लेकिन 664 तो है नहीं ऑप्शन में। 3.14 इंटू 52.9। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस में पाई भी लिखा हुआ है, तो हम पाई अगर हम रहने दें, ये 3.14 को ना मल्टीप्लाई करें, है ना, 52.9 और 4 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 52.9 इंटू 4। हाँ देखो, 211.6 आ गया। तो हम इसको पाई ही रहने देते हैं, ये जो 3.14 हमने चेंज कर दिया, इसको हम पाई रहने देते हैं। इसको हम पाई रहने देते हैं यहाँ पे। तो 211.6 पाई आ गया। ठीक है, तो पूरा आपको नहीं मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे देखो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, 211.6 पाई पिकोमीटर, है ना, पाई पिकोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 35 पे आ जाओ। स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट। तो हीलियम का जो स्पेक्ट्रम है, ऑब्वियसली देखो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इससे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन से, इससे भी नहीं मिलेगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम प्लस हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे, और हीलियम में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम से इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, हीलियम प्लस से भी नहीं मिलेगा, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे Li प्लस आपका ऑप्शन सही होगा। 36 देखो। If r is radius of the first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom is given by। तो अगर r जो है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 0.53 या 529, है ना, जिसको हम 53 लिख लेते हैं, एन स्क्वायर बाई जेड। ये फॉर्मूला होता है मतलब रेडियस का। तो अब देखो कहा गया पहले ऑर्बिट का रेडियस जो है वो आर दे रखा है, तो आप वन रखोगे, यहाँ पे एन की वैल्यू वन रखोगे, तो हमारा आंसर तो ये 0.529 ही बचेगा, क्योंकि जेड तो ऑलरेडी वन है। एन की वैल्यू भी आप वन रखोगे, वन का स्क्वायर वन, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आर जो है फर्स्ट ऑर्बिट का, वो हमारा 0.529 ही बचेगा, जिसको आप बोर्स रेडियस कहते हैं, या बोर्स मैग्नेट्रॉन, नहीं मैग्नेट्रॉन नहीं, बोर्स रेडियस कहा जाता है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो होता है। अब इसी को बोला गया है कि फिर nth ऑर्बिट का रेडियस कैसे दिया जाएगा। तो जेड की वैल्यू तो हमेशा वन होगी, और ये 0.529 जो है ये हमारा आर है, बेसिकली फर्स्ट है। तो आर एन स्क्वायर यही बचेगा। तो आर डैश इसको लिख देते हैं ना, आर डैश इक्वल टू आर एन स्क्वायर। तो आर एन स्क्वायर यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 37 देखो। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। तो nth बोर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला पूछा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताइए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, तो जेड की वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -13.6 और जेड की वैल्यू तो वन हो जाएगी, अपॉन एन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे एन की पावर 4 है, यहाँ एन की पावर 3 है, यहाँ एन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बेसिकली फॉर्मूला ही आपको बताना था। 38 देखो। बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 इज अप्रॉक्सीमेटली इज 0.530। ठीक है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, तो ये जो पहला शेल होती है इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और जो दूसरी शेल होती है इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी n इक्वल टू 2 में हमको रेडियस निकालनी है। अब रेडियस का भी फॉर्मूला आपको पता है, 0.529 या 0.53, जो कि ये है हमारा, है ना, 0.529 या 0.53 दोनों लिखते हैं, है ना, एन स्क्वायर बाई जेड। तो हमारे पास किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो जेड की वैल्यू तो वन हो जाएगी, तो यहाँ पे 0.53। और क्योंकि पहले ऑर्बिट में अगर एन इक्वल टू वन की बात करें, देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं, अगर एन इक्वल टू वन की बात करें, तो रेडियस की वैल्यू जो आएगी वो 0.53 के ही बराबर आएगी, क्योंकि एन की वैल्यू भी वन है और जेड की वैल्यू भी वन है। ठीक है, वही चीज लिखा है, इज अप्रॉक्सीमेटली 0.53 हो। रेडियस फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी एन इक्वल टू 2 की रेडियस निकालनी है, तो आर की वैल्यू वही रख दो, 0.53 इंटू एन स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, अपॉन 1। जेड की वैल्यू तो 1 होगी, तो 4 से मल्टीप्लाई करना बेसिकली। तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, और 21 हो गया, है ना, दो नंबर, 2.12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा, 2.12 एंगस्ट्रॉम, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया था ये रेडियस जो आती है एंगस्ट्रॉम में आती है, याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना बस।
तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 39 देखो, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज पॉइंट 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बोला गया है कि अगर टोटल एनर्जी जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और इसका मैंने बताया था, टोटल एनर्जी को ही पॉजिटिव में लिख दो तो वही काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी -3.4 है, इसको माइनस हो जाएगा 6.8, ये हो जाएगा हमारी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है। टोटल एनर्जी का पॉजिटिव कर दोगे काइनेटिक आ जाएगी, यानी +3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देखो, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जिक फोटोन, मतलब सबसे कम एनर्जी वाले फोटोन को मतलब कब निकलेगा। ठीक है। तो आपको पता है, जब भी मान लेते हैं एनर्जी का लेवल बना लेते हैं पहले हाइड्रोजन का, 3 4 5 तक मैंने कहा था आपको याद कर लेना है ना। एन इक्वल टू ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। इसकी एनर्जी कितनी होती है? -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, और ये होती है -0.54, है ना। तो 5 तक मैंने आपको कहा था याद कर लेना। अब बोला गया है कि सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन कब निकलेगा। तो आपको पता है कि जब भी मान लेते हैं कि, एक सेकेंड, जब भी जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ 5वें लेवल पे पहुंच गया है। 5वें लेवल से जब एनर्जी वापस रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल टू 1 पे वापस आएगा, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी रिलीज करता है लाइट के फॉर्म में, यानी फोटोन के फॉर्म में। तो यहाँ से कोई ना कोई फोटोन निकलेगा। अब क्योंकि देखो 5 से और 1 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। यहाँ पे -13.6 एनर्जी है, यहाँ -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लगभग -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, यानी काफी हाई एनर्जी का फोटोन यहाँ पे निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे यानी एन इक्वल टू, पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता है, एन इक्वल टू 6 से एन इक्वल टू 1, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है, ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन निकलेगा। ठीक है। दूसरा देखो, एन इक्वल टू 5 से एन इक्वल टू 4, तो हाँ ये हो सकता है 5 से 4 पे आना, तो काफी कम एनर्जी का डिफरेंस है। देखो ये 0.54, यहाँ 0.85 है, लगभग 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये हो सकता है लीस्ट एनर्जेटिक। और एन इक्वल टू 6 से एन इक्वल टू 5, ये भी हो सकता है। देखो एन इक्वल टू 6 भी बना लेते हैं, यानी यहाँ 6 से 5 पे आ रहा, तो इसकी एनर्जी का डिफरेंस और कम होगा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 0 पॉइंट कुछ भी हो, 0 पॉइंट करके कुछ होगी। लेकिन आपको ये जानना होगा कि 6 और 5 के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो और कम होगा 5 और 4 के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस लगातार कम हो रहा है। देखो 13 से ये एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 2 में लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का डिफरेंस है ना। 2 से 3 के बीच में देखो लगभग लगभग कितना हो गया, 3 और 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का डिफरेंस लगभग, है ना। अच्छा 3 से 4 के बीच में देखो और कम डिफरेंस, 1.5 1.54, 0.5 करके कुछ लगभग डिफरेंस है ना। नहीं और कम होगा, कितना हो जाएगा, 8 5 7, 0.7 के आसपास डिफरेंस होगा, है ना। और यहाँ से यहाँ में 0.3 का डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ में और कम डिफरेंस होगा। तो एन इक्वल टू 6 से 5 में जब आएगा तो और कम डिफरेंस होगा। अच्छा डी ऑप्शन देखो 5 से 3 में, यानी ये भी नहीं हो पाएगा, बी वाला भी नहीं हो पाएगा। 5 से 3, यानी 5 से 3 आ रहा है, तो इसकी भी एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे एन इक्वल टू 6 से 5 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस है, तो काफी कम एनर्जी का फोटोन निकलेगा। ठीक है, तो 40 का 3 हो गया। क्वेश्चन 41 देखो, energy of the second Bohr orbit of the hydrogen atom is -328 किलोजूल पर मोल, hence the energy of the fourth Bohr orbit will be। तो सेकंड का हमें दे रखा है, चौथे का निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला हमें जो पता है वो है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें पता है और एनर्जी दे रखी है किलो जूल पर मोल में। तो देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी यूज कर लेंगे। ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्योंकि जेड की वैल्यू तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो जाएगी, 1 पूरा आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n, एन का स्क्वायर, यानी हम देख सकते हैं E1/E2 इज इक्वल टू N2 का स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। ठीक है। E1 की वैल्यू हमें दे रखी -328,
अपॉन ई टू, यानी चौथे ऑर्बिटल का जो हमारा निकालना है फोर्थ ऑर्बिटल का, वो ई टू मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एन टू रखेंगे, यानी 4 रखेंगे यहाँ पे, है ना। 4 का स्क्वायर अपॉन नीचे रखेंगे 2 का स्क्वायर, सेकंड का क्योंकि दे रखा, तो एन वन जो है वो 2 है, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई टू इक्वल टू -328 इंटू 2 दूनी 4 अपॉन 4 इंटू 4, ऐसे लिख लो, है ना। 4 के स्क्वायर को हम 4 इंटू 4 लिख लेंगे। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से इसको काटोगे, 4 8 जा 32 माइनस 4 8 जा 32, 4 2 जाएगा -82। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इससे हमें जो है यूनिट नहीं चेंज करनी पड़ी। देखो प्रोपोर्शनलिटी देने से, क्योंकि जो यूनिट ऊपर होगी नीचे होगी वो कट जाएगी आपस में, तो प्रोपोर्शनलिटी देने से ये फायदा हुआ, यूनिट नहीं चेंज करने लगी। जिस यूनिट में क्वेश्चन था उसी यूनिट में, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो किलो जूल पर मोल का आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो -82 आंसर सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 42 देख लो। बेस्ड ऑन इक्वेशन इक्वल टू माइनस, ये पूरे इक्वेशन दे रखी है, सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखो ये इक्वेशन दे रखी है, जो ये एक्चुअली एनर्जी की इक्वेशन है, बस यहाँ पे जूल में एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। बाकी देखो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे भी बराबर है ना, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, पहले भी था अभी भी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन पढ़ो, ये ऑप्शन देखो पढ़ो। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। भाई सही बात है, इससे हम ये तो निकालते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट चेंज होती है तो उसमें एनर्जी हम निकाल सकते हैं। एन इक्वल टू 1 रख दो, पहले ऑर्बिट पे आ जाएगा, एन इक्वल टू 2 रख दो, दूसरे ऑर्बिट पे हो जाएगा। तो दोनों के डिफरेंस जो है वो निकाल लो, आपका ये आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ने जब ऑर्बिट चेंज की तो एनर्जी कितना यूज हुआ, या कितना निकला, या फिर कितना यूज किया, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। एन इक्वल टू 1, for n is equal to 1 electron has a more negative energy than it does for n is equal to 6। सही बात है, n is equal to 1 में उसके पास ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है ना, -13.6 टोटल आ जाएगी। फॉर n is equal to 6, n is equal to 6 रखोगे तो ये नीचे 36 आ जाएगा, यानी काफी कम एनर्जी हो जाएगी माइनस में, ठीक है। तो ये बात तो सही है, n is equal to 1 में ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, which means that the electron is more loosely bound to smallest allowed orbit in the smallest। इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड टू, ये गलत हो गया, देखो यहाँ पे क्या गया, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, यानी n इक्वल टू 1 में बहुत कम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, ऐसा थोड़ी है। ये अगर न्यूक्लियस है तो जो n इक्वल टू 1 होता है, इसी में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस में। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा बाउंड होगा, बहुत ज्यादा फोर्स से बाउंड होगा। तो ये लूजली बाउंड जो इन्होंने लिख दिया ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है हमारा। The negative sign in the equation simply means that energy of the electron bound to nucleus is lower than it will be if electrons were at infinite distance from the nucleus। सही बात है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है। और आप देख रहे हैं किसी भी अगर एन की वैल्यू कुछ भी आप रखोगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव जो होता है वो तो जीरो से कम होता है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन जो होता है इक्वेशन में, वो यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा, बहुत जल्द दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से, जब बाउंड नहीं रह जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, देखो ये लिखा है, तो उसकी एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। और उसके पहले यानी किसी भी न्यूक्लियस के साथ जब बाउंड होगा वो, उसकी एनर्जी कम होगी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होगी, ठीक है। डी देखो, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। सही बात है, जितना एन की वैल्यू बढ़ेगी ऑर्बिट का रेडियस उतना बढ़ता चला जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी ए भी सही है। ए में देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी। एनर्जी का चेंज निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। एन की वैल्यू आप 1 रख दो तो पहले की एनर्जी आ जाएगी, पहले ऑर्बिटल की। एन की 2 रख दो तो दूसरे की। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो एनर्जी कितनी खर्च हुई, एनर्जी कितनी यूज करनी पड़ी, या फिर यहाँ से यहाँ आया तो एनर्जी उसने कितनी छोड़ी या रिलीज की, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। 43 देख लो, frequency of the radiations emitted when the electron falls from n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen atom will be। तो अगर n equal to 4 से n equal to 1 पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितनी फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस रेडिएशन की जो इमिट हुई है। तो अब देखिए इसको एक फॉर्मूला होता है जो कि फ्रीक्वेंसी नहीं, आपको वेवलेंथ निकालता है। तो पहले हमें वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ=r/z²1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, ठीक है।
अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर N1 होगा पहले, N2 होगा पहले, तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान देना बस। तो 1/λ, तो पहले हम लैम्डा निकालेंगे, फिर उससे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 1/λ। आर जो होता है यहाँ पे रेडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 10⁻7 होती है, ठीक है, मीटर में, 10⁻7 मीटर। और जेड की वैल्यू टोटल 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 कर दोगे, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/n1 का स्क्वायर यानी 1/1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 से 1 पे गया है तो ये हो गया, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 माइनस 1 15 बटे 16 × 10⁻7, ये हमारा 1/λ की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा कर दो, है ना, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 16/15 इंटू 10⁻7, है ना, पूरा हमने उल्टा कर दिया, तो लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई 16/15 इंटू 10⁻7। अब हमें निकालना तो लैम्डा तो है नहीं, निकालना हमें, निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए हम लाइट की स्पीड का सहारा लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो लाइट की स्पीड c होती है, ये लैम्डा न्यू के बराबर होती है, ठीक है। ये रेडिएशन की स्पीड है, बेसिकली किसी भी रेडिएशन की स्पीड आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, frequency of radiation emitted when the electron falls from n equal to 4 in a hydrogen atom will be given by ionization energy of, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम सी की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं 3 × 10⁸, सारी लाइटें इसी स्पीड से चलती हैं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमें निकाल रखी है 16/15 इंटू 10⁻⁻7, और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा न्यू इक्वल टू, मतलब इधर उधर करते हैं तो ये हो जाएगा 15 × 3/16, है ना, 15 × 3/16, और इंटू 10⁸ तो ऐसे ही रहेगा, 10 इधर जाएगा तो 7, 10⁻7 हो जाएगा, -7 इधर आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 15 × 3/16, ये किसी चीज़ से कटेगा क्या, डायरेक्ट लिखते हैं, 15×3 = 45 होता है ना, 45/16 इंटू 10⁻15, तो 45/16 कितना हो जाएगा, हाँ, इसको डिवाइड करके देखते हैं 16 से 45 को, तो 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, तो 2 पॉइंट करके कुछ आना चाहिए, है ना, 16 × 3 तो 48 पहुंच जा रहा है, तो हम मान लेते हैं 2, 16 2 = 32 लिखते हैं यहाँ पे, 5 में से 2 गई 3, और 4 में से 3 गई 1, फिर 13 हो गया तो डेसिमल आपने लगाया, और ये 130 हो गया, तो 16 से 130 को काटोगे कितना हो जाएगा, 16 6 96 होता है, 16 8 से कितना होता है, 16 8 से होता है 128 होता है ना, तो ये सबसे पास में होगा, तो यानी 2.8 के आसपास आ गया, इंटू 10⁻15, लेकिन ये तो आंसर में है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो गलती की हमने। एक बार मैं वीडियो रोक के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक गलती हुई है, जो आर की वैल्यू थी वो मैंने थोड़ा प्रिसाइज नहीं दी, इसकी वैल्यू मतलब एग्जैक्ट होती है 1.097 इंटू 10⁻7, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि हम 10⁻7 ले लेते हैं, काम चल जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 1.097 इंटू 10⁻7 पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है इसको हम 1.097 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻15, ठीक है। ये हमारा ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो वही आर की वैल्यू हमारी सही से लेनी पड़ेगी, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 देखो, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इतना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इतना, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻15 सेकेंड। तो हमें c की वैल्यू दे रखी है, लाइट की वैल्यू, और वेवलेंथ पूछी, फ्रीक्वेंसी, तो c इक्वल टू लैम्डा न्यू, यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ इक्वल टू लैम्डा में निकालना है ना, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8 इंटू 10⁻15, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8, 10⁸8 इंटू 10⁻15, तो 3 से 8 को डिवाइड, 8 से मतलब 3 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 0.30 हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो 6 बचेगा, 8 7 जा 56,
ठीक है, 0.37 के आसपास आएगा, इंटू 10 की पावर 15 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 10 की पावर -7 बचेगा, है ना, 8 में से माइनस हो जाएगा 15 तो -7 बचेगा। तो ये हमारा लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखो आपका आंसर ये तो आ नहीं रहा कहीं पे। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है वेवलेंथ नैनोमीटर में बतानी है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो आया है ये मीटर में आया है, क्योंकि सारी चीजें एसआई यूनिट में थी, है ना, लाइट की स्पीड और ये सब एसआई यूनिट में, तो ये आया मीटर में, तो इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे। तो बेसिकली 0.37 × 10 की पावर -7 मीटर है, 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, ये चेंज हो गया। तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.37 × 10 की पावर 2, है ना। तो ये बेसिकली हो जाएगा 37। तो 37 नैनोमीटर, है ना, ये तो होगा। अगर हम पूरा लिख लें, अगर 8 से 3 को हम डिवाइड करें और 40 बचा था ना, 8 5 से 40, 0.375 आएगा, पूरा पूरा लिखो फिर आंसर सही से आएगा। तो ये हो जाएगा 37.5 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्लोजेस्ट बताना है, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है, तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही होगा, 4 × 10 की पावर 1। ठीक है, 40 के बराबर लगभग। तो 37 में भी आप बता सकते थे, 37 मतलब 40 के बराबर आसपास, और वैसे आप 37.5 लिख दिया तो और एकदम पास में आ गया 40 के। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट में आंसर देना था आपको। ठीक है, 45 देखो, फॉर गिवन एनर्जी ई इक्वल टू इतने जूल, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज, एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ पूछिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको होता है वेवलेंथ के हिसाब से कितना होता है, ई इक्वल टू Hc/λ, है ना। तो एनर्जी हमें दे रखी है 3.03 × 10 की पावर -19 इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 × 10 की पावर -34, सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8, है ना, अपॉन लैम्डा, लैम्डा ही निकालना है यहाँ पे। तो अब इसी को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये 3.03 जो दे रखा है इसको 3 मान लो, और ये 3 से 3 काट दो। ठीक है ना, अपने मन की करो, देख लेंगे आंसर, अगर ज़्यादा दिक्कत करेगा तो फिर देख लिया जाएगा, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे फिर, और क्या। तो ये लैम्डा इक्वल टू हो गया। अब यहाँ 34 था, 34 में से 8 आप माइनस करोगे कितना बचेगा, तो 8 6 14, है ना, 26 बचेगा। तो ये हो जाएगा 6.6 × 10 की पावर -26, और ये 10 की पावर -19 यहाँ आ जाएगा, 10 की पावर -19 इस तरीके से, 19 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 × 10 की पावर-7, सॉरी, हाँ -7, है ना। 19 ऊपर जाएगा, 26 में से माइनस करोगे 19 -7 आ जाएगा, तो इतने मीटर आपकी। अच्छा ये नैनोमीटर में दे रखा है, तो इसको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करो, 6.6 × 10 की पावर-7 इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो ये हो गया लगभग 6.6 इंटू 10 की पावर 2 नैनोमीटर। ठीक है, या कह लो 660 नैनोमीटर। तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, और अप्रॉक्सीमेट से आपका आंसर भी आ जाएगा, देखो 660 आ रहा है अपना। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी बहुत दूर है, 656 नैनोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। 46 देखो, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। तो लाइमन बामर ये आप जानते हैं ना, तो ठीक है, मान लेते हैं ये पहली सेल है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सारे ऑर्बिट हैं हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, ये छठवां क्या मान लो, इसको मान लो इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर वाली सेल है। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट मान लेते हैं। अच्छा बामर सीरीज क्या होता है, जब पहली सेल पे कोई चीज गिरता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है कहीं से भी पहली सेल पे आता है तो उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। जब दूसरी सेल पे आता है तो उसे हम बामर सीरीज कहते हैं। तो सेकंड सेल पे जब आता है तो बामर सीरीज। उसमें पूछा गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कब निकलेगी। तो देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कैसे निकलेगी, ये एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ई इक्वल टू एच न्यू Sc/λ, मतलब वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी, या आप ये कह सकते हो कि वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। और पूछा गया है इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब ज्यादा वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ अगर ज्यादा है, एक सेकंड, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो हमें वो जगह देखनी होगी जहां पे एनर्जी कम है। तो सेकंड में अगर तीसरे पे कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे पे आता है तो सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस यहीं पे आएगा। इसकी एनर्जी भी आपको मैंने बोला था, याद कर लो, है ना, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85 और -0.54।
ये 5 तक एनर्जी आपको याद होनी चाहिए, मैंने बोला था। अब देखो तीसरे से दूसरे पे आएगा तो सबसे कम एनर्जी होगी, और सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ, ठीक है। चौथे से दूसरे पे आएगा तब एनर्जी का डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। देखो 3.4 और 0.85, लगभग लगभग 3 समझ लो या 2.5 समझ लो, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफरेंस पे है। और जबकि तीसरे और दूसरे के बीच में देखो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लगभग डिफरेंस है, ठीक है। तो तीसरे से दूसरे पे जब वेवलेंथ आएगी सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसी की होगी, क्योंकि एनर्जी कम है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम निकालेंगे कि कितनी वेवलेंथ होगी मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब तीसरे से दूसरे पे आने पर कितनी वेवलेंथ होगी। तो इसको आपको याद करना होगा, फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। अभी हमने यूज किया था इस फॉर्मूले को। तो 1/λ इक्वल टू आर की वैल्यू हम 10⁻7 अगेन ले रहे हैं फिर से। हालांकि थोड़ी वैल्यू 1.0 से 1.09 इंटू 10⁻7 होती है, लेकिन हम सिर्फ 10⁻7 लेकर हैं, ठीक है। जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम होगा। ये बामर सीरीज जो है ये हाइड्रोजन एटम के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इतनी तेज आवाज आती है ट्रेन की। बामर सीरीज जो होती है हाइड्रोजन एटम के अंदर देखने को मिलती है, तो इसी वजह से जेड की वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब 1/n1 का स्क्वायर, n1 यहाँ पे 2 है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। n1 n2 आपको किसी भी तरीके से ऐसे रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक। तो भाई n1 आप कम रखेंगे तभी तो ये पूरा बड़ा होगा, और इस बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि लैम्डा क्या है, लेंथ है, लेंथ तो पॉजिटिव में होती है ना। तो 1/λ इक्वल टू 10⁻7 इंटू ये क्या हो जाएगा 9, और 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 गई 5, अपॉन ये 9 है ये 4 है, 9 चौक 36, है ना। हाँ, यही तो होगा। अब देखो इसको पहले उल्टा कर लेते हैं, है ना। 1/λ को लैम्डा कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे आता है, ये ऐसा हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 36/5 आ जाएगा, इंटू 10⁻, ये -7 हो जाएगा, है ना। 10⁻7 भी पूरा उल्टा होगा ना। इधर हमने लैम्डा को 1/λ से लैम्डा किया तो ये वाला पूरा भी उल्टा हो गया, ठीक है। तो अब इसको 5 से 36 को हटाओ, लगभग 5 7 या 35 होता है, लगभग 7 लगा दो, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। 7 लगा देते हैं, और 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर नैनोमीटर में, तो इसको नैनोमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 10⁻⁻9 से बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 700 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग 709 मीटर आंसर है, जो कि लगभग 656 का आपका आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर लाने के लिए दो काम करना, पहली चीज तो ये 36/5 को सही से करना, मतलब डिवाइड करना, 7 पॉइंट जो भी आता है वो करना। ऊपर से जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 1 पॉइंट, जो आर की वैल्यू होती है वो 1.097 इंटू 10⁻7 होती है, तो इसको यूज कर लेना, ठीक है। पूरी वैल्यू सही से रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको बताना था वो आपको क्लियर हो गया कि कैसे आएगा क्वेश्चन, ठीक। 46 हो गया, 47 पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन बाई। तो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस में क्या लिखा है ये, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन एज, Na दे रखा है, H दे रखा है, C दे रखा है। ये अपने सिलेबस में है भी कि नहीं, क्योंकि हमने तो जो पढ़ रखा है वो वही है, E = hc/λ। अच्छा लैम्डा तो यहाँ पे है, एच सी तो मल्टीप्लाई करने का तो नहीं है। E = hc, एच की वैल्यू क्या थी 6.6 इंटू 10⁻⁻। अब क्योंकि अर्ग में दे रखा है, अर्ग पर मोल में निकालना है, तो जो वैल्यू दे रखी है वही रखेंगे, है ना। 6.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 3 इंटू 10⁻10, 3 इंटू 10⁻10 ये दे रखी है, अपॉन में लैम्डा। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3 से 6.62 को मल्टीप्लाई करो, 6.62 पूरा लिख लेते हैं, है ना। तो 3 2 6 और 3 6 18, 3 6 18 और 19, तो 19.86 इंटू 10⁻10 से 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁻⁻17 बचेगा, अपॉन लैम्डा। तो यही है आंसर में क्या कहीं पे, तो 10⁻⁻17 हम लोग का बचा है ना। यहाँ पे 10⁻16, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको डेसिमल जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.986 इंटू 10⁻⁻16, है ना, अपॉन लैम्डा। तो यही ई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, हो सकता है पहले टॉपिक में ये कुछ ऐसा रहा हो, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, क्योंकि अब तो हटा दिया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 48 ऑफ द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ लैम्डा, तो एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के ना, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, आपने पढ़ा है ना। H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो E1 25 दे रखा है और E2 50 दे रखा है, तो लैम्डा वन आप लैम्डा टू ऐसे लिख लो, मतलब लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ऊपर लैम्डा टू अपॉन नीचे लैम्डा वन आएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने दो, क्योंकि सब तो कट ही जा रहा है, रेशियो ही तो निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा 1/2, या फिर इस तरह दिखते हैं, लैम्डा वन इक्वल टू टू लैम्डा टू। ये हमारे पास आ गया यहाँ से, ऑप्शन में है देखो, लैम्डा वन इक्वल टू टू लैम्डा टू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो आसान था। 49 देखो, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इतना, द स्पीड ऑफ लाइट इज इतना, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी। ये तो रिपीट हो गया सर, रिपीट नहीं हुआ है, थोड़ा वैल्यू चेंज है ना। तो हमें सी इक्वल टू लैम्डा न्यू लगाना है भाई। सी हमारा 3 × 10⁸ होता है। लैम्डा जो है हमें निकालना है, नैनोमीटर में निकालना है, इस बार ध्यान देना, ठीक है। और न्यू फ्रीक्वेंसी है जो कि हमें दे रखी है 6 × 10⁻15, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो लैम्डा हो जाएगा यहाँ से लैम्डा हो जाएगा 3 × 10⁸ 10⁸ अपॉन 6 × 10⁻15। तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 × 10⁻15 ऊपर जाएगा तो 10⁻−7। लेकिन ये मीटर में आया, अब इसको नैनोमीटर में करेंगे, है ना, नैनोमीटर में इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁹ से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली। तो 10⁹ से आप मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻−7 इंटू 10⁹, ठीक है, ये हो जाएगा नैनोमीटर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 इंटू ये हो जाएगा 10⁻2 नैनोमीटर। तो ये बेसिकली हो जाएगा 50 नैनोमीटर, है ना। इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 50 नैनोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 50th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। तो मैंने बोला था इससे क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो बामर सीरीज जो होती है ये विजिबल रीजन में होती है ना, n = 2 पे इलेक्ट्रॉन गिरता है, विजिबल रीजन की जो लाइट होती है, यानी विबग्योर जो लाइट होती है वो निकलती है। ठीक है, 51 देखो, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ दे रखी है, यानी E = hc/लैम्डा निकालना है, लगाना है, ठीक है, एनर्जी निकालनी है। तो h की वैल्यू वही 6.6 × 10⁻34, c है 3 × 10⁸8, 10⁸8 अपॉन लैम्डा में दे रखा 45 नैनोमीटर, यानी 45 × 10⁻⁻9, है ना। -9 मीटर हमने चेंज कर दिया ना, एक मीटर में 10⁻⁻9 नैनोमीटर। एक सेकेंड, 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। एक मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं, तो वही हमने 8 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, है ना, चेंज कर दिया उसको। तो अब ये सॉल्व कर लो, आपका 3 से ये कट ही जाएगा, तो 3 ये हो जाएगा 15। अच्छा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 ये हो जाएगा 2.2, और ये 3 पचे 15, तो 2.2 अपॉन, एक सेकेंड, 2.2 अपॉन 5, और 10 की पावर जो है 34 में से 8 आप माइनस करोगे 26 आ जाएगा, 26 में से 10⁻−26 आएगा, है ना। तो ये 10⁻−26 लिख लेते हैं अपॉन 10⁻−9, ऐसे लिखा रहने देते हैं अभी। तो 22 और 5 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 0.5 चौक 20, फिर 2 बचेगा, फिर 5 चौक 20, है ना, 0.44, इतना ही आना चाहिए जहाँ तक। हाँ, इंटू 10⁻−9, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 26 में से 9 माइनस होगा, कितना बचेगा, तो 26 में से 9 माइनस हुआ 26 में से 17 बचेगा ना। हाँ, 10⁻−17, ये तो बचेगा, 17 9 26, हाँ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो अच्छा यहाँ पे देखो, एक डेसिमल हम इधर बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻−18। ठीक है, डेसिमल की पोजीशन जब हमने चेंज की तो वो चेंज हो गया अपना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और +2 का चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 ही बचे है ना। B+2 में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो H+ में एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, Na+ तो बहुत इलेक्ट्रॉन है। Li+ सही ऑप्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 बचे। ठीक है, Mg+2 में भी बेकार है। ठीक है, 56 देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन Lu, मतलब ल्यूटेटियम है ना इसे कहते हैं, लॉरेंस क्या कहते हैं, ल्यूटेटियम ही कहते हैं ना, पता नहीं क्या कहते हैं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ये कैसा होता है। तो जैसे कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है तो एलिमेंट के जो नीचे लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, जिसे हम जेड से लिखते हैं, और ऊपर एटॉमिक मास लिखा होता है। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे दोनों, मतलब एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे अगर वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो जेड है वो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, लेकिन किस केस में, जब न्यूट्रल स्पीसीज है उस केस में, है ना। तो ये देखो यहाँ पे एलयू जो है हमारा न्यूट्रल दे रखा है, तो जेड जितना होगा उतना ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 71 प्रोटॉन 71 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंफर्म हो गए। पहले प्रोटॉन पूछा गया, आखिरी में इलेक्ट्रॉन, यानी पहले और आखिरी में 71 आना चाहिए। ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो जो ए होता है यानी मास नंबर, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो मास नंबर हमें कितना दे रखा है, 175। तो इसमें से 71 प्रोटॉन है, जितने बचेंगे वो न्यूट्रॉन होंगे, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175 में से 71 माइनस करो, 5 में से 1 गई 4, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 7 गया 0, और ये 1 बचा, 104 आ गया। तो देख लो ए ऑप्शन में 104 आ गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, यही याद रखोगे आप तो आपका ये सब तो क्वेश्चन अब तो देखने को भी नहीं मिलते हैं ना, लेकिन ये देखो नीट 2020 का क्वेश्चन है ना। खत्म, 56 क्वेश्चन थे। हाँ, बस इतने ही क्वेश्चन थे अभी फिलहाल तो इस चैप्टर में। 56 क्वेश्चन टोटल हमने कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम वापस चले जरा एक बार, ये लो वापस आ गए। ठीक है, तो 56 क्वेश्चन टोटल हमने यहाँ पे किए इस चैप्टर में। 2-3 क्वेश्चन और भी थे जिस चैप्टर से जहाँ मैंने देखा था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, जो कि अभी आपको नहीं जानने। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जरूरी नहीं है ऐसे कॉन्सेप्ट को करना। ठीक है, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ ये आपको वही मिल जाएगा, नीट गुरु नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, नीट गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका। ठीक है, पीडीएफ आपको नीट गुरु नाम के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और काफ़ी मेहनत और टाइम लगा इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो, अगर हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना जिन लोगों को आपको लगता है कि ज़रूरत है उन लोगों के पास तक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने चैप्टर 1 किया, चैप्टर 2 किया, चैप्टर 3 पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।